स्वागत है एक बार फिर से। आपका बजट आपकी पॉकेट पर क्या असर पड़ने वाला है, उससे इस पर हम बातचीत करें। अभी हमने बातचीत की कि जो कैपिटल गेन्स है या नई टैक्स रिजीम या पुरानी टैक्स रिजीम, किस में आपको ज़्यादा लाभ हो सकता है रहने में, तो उस कंडीशन सप्लाई स्टार लगा हुआ ऊपर। अब दूसरा एक बड़ा मुद्दा है, अगर आप प्रॉपर्टी ओन करते हैं, घर ओन करते हैं और उसको बेचते हैं तो उसमें आपको इंडेक्सेशन मिलता था लेकिन कैपिटल गेन्स लगता था। कैपिटल गेन्स 12.5%, लेकिन इंडेक्सेशन खत्म। प्रतीक, मान लीजिए किसी ने मकान लिया है 1980 में, आज वो बेचेगा तो पहले के मुकाबले उसको नुकसान होगा या फ़ायदा, या कुछ नहीं होगा? तो बजट में ये चीज़ क्लियर है कि 2001 के पहले की जो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है या उनको जो वसीयतन मिली है पीछे से, उस पे ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये जो चेंज वो लेके आए हैं, ये पुरानी प्रॉपर्टीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये एक बार ये समझ लेते हैं सारे दर्शकों के लिए, ये इंडेक्सेशन होता क्या है। इंडेक्सेशन वो होता है जिसके माध्यम से हमने जिस प्राइस पे प्रॉपर्टी खरीदी है, हम उस प्राइस को इन्फ्लेशन के बेसिस पे आगे कंप्यूट करते हैं जिस साल में हम उसको बेचने जाते हैं। अगर हमने प्रॉपर्टी मान लीजिए सन 2000 में खरीदी है और अगर हम 2024 में उसको बेचने जा रहे हैं, तो बीच का जो टाइम पीरियड है 24 साल का, हम उसमें 4 या 5% पर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी की कीमत, अगर हमने 100 रुपए में खरीदी है तो वो हम उस हिसाब से उसको बढ़ाते चलते हैं। और हम जब उसको 2024 में बेचने जाएंगे तो जो बढ़ी हुई प्रॉपर्टी की कीमत आएगी आफ्टर कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन वाला इंडेक्स, तो जो डिफरेंस आएगा उसको सरकार मानती है कि वो आपका प्रॉफिट है और उसको कैपिटल गेन कहा जाता है और उसके ऊपर वो लोग टैक्स मांगते हैं। अब उन्होंने क्या किया है आज की रेट में, मैं एक एग्जाम्पल लेके दर्शकों को समझाना चाहता हूं। अगर आपने मान लीजिए 25 रुपए की, मैं 100 रुपए का बेसिस पे एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आपने 25 रुपए की एक कोई चीज खरीदी। अब उसको आप अगर 100 रुपए में बेचने जाते हो तो आप और उसमें आपका जो इंडेक्सेशन के हिसाब से आपका जो बेस प्राइस बन जाता है जिस भी साल में आप बेचने जाते हो, वो मान लीजिए 50 रुपया हो जाता है। तो आप सरकार, ये पुराने सिस्टम के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ऐसा था कि 100 में से 50 माइनस करके जो 50 रुपया बचा उसके ऊपर सरकार टैक्स मांगती है। अब उन्होंने बोला है कि वो जो 25 का जो 50 हो गया, हम वो अलाउ नहीं करेंगे। हम फ्लैट 100 में से 25 को माइनस करके 75 रुपया जो आया उसके ऊपर हम 12.5% का टैक्स लगाएंगे, जिसको वो लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोल रहे हैं। अब उसमें अगर आप देखोगे तो पुराने रेजीम के बेसिस पे आप 50 रुपए के ऊपर 20% दे रहे थे, जो कि आता है आपका 10 रुपया। और अगर आप नए रेजीम के हिसाब से देखोगे तो 75 रुपए के ऊपर आप 12.5% दे रहे हो, जो कि आई थिंक 9-9.25 रुपए आता है। 9 रुपये 37 इस सिचुएशन में ज्यादा डिफरेंस, 9 रुपया 37 पैसे, तो इस सिचुएशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस कब आएगा? जब आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा रिटर्न नहीं दे रही है आपको। जो आपने 100 रुपया का दाम है आपका बेचने का, अभी वही दाम आप 75 रुपया कर दीजिए, तब ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। 75 में से अगर हम पुराने सिस्टम के हिसाब से बात करें तो 75 में से मैं 50 अगर माइनस करूंगा तो 25 रुपया मेरा टैक्स प्रॉफिट आएगा और उस 25 रुपए के ऊपर मुझे 20% देना था, जो कि 5 रुपया आता है। पर अगर मैं अभी नए प्रपोजल बजट के हिसाब से बात करूं तो 75 में से 25 अगर मैं माइनस करूंगा तो आएगा 50 रुपया, और उस 50 के ऊपर मुझे अब 12.5% देना है, जो कि आएगा 6.25 रुपए के आसपास जी। तो इस हिसाब से मेरा टैक्स बर्डन बढ़ जाता है। तो मोटे तौर पर प्रतीक ये है कि अगर प्रॉपर्टी आपने बहुत पहले की है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उसमें तो आपको बल्कि लाभ ही होगा। लेकिन अगर आपने 10-15 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी है, अब उसमें आप 12.5% भरेंगे तो आपको नुकसान होगा। कीर्तन, इस प्रपोजल का इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप? क्योंकि आप तो फैमिली ऑफिस मैनेज करते हैं, बहुत लोग के पास बड़ी पुरानी प्रॉपर्टीज़ होंगी, बेचना चाहते होंगे, या नई प्रॉपर्टी उन्होंने 8-10 साल पहले खरीदी होगी, वो बेचना चाहते होंगे। क्या इम्पैक्ट होगा इससे? आई थिंक रियल एस्टेट के लिए मेरे हिसाब से नेगेटिव है। कुछ वापस नंबर शेयर करना चाहूंगा कैलकुलेशंस के हिसाब से। अगर आप देखें पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो CII 289 था और 5 साल में CII होगा 363, राइट। इस कैलकुलेशन के बेसिस पे आपकी प्रॉपर्टी पे
11.2% अगर CAGR आया है, तब जाकर आपका नया टैक्सेशन पुराने टैक्सेशन को मैच करता है। इसका मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी ने 11.2% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, तब जाकर आपके लिए नया टैक्सेशन बेनिफिशियल। अगर आपके प्रॉपर्टी ने 11.2% से कम रिटर्न दिया हुआ है, तो आप नए टैक्सेशन में मूव करके ज्यादा टैक्स भर रहे हैं। अब रियल एस्टेट में 11.2% से ज्यादा रिटर्न कमाना कैपिटल गेन्स पे उतना आसान नहीं है, स्पेसिफिकली मेट्रोज में। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग पे फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव तो ये डेफिनेटली नेगेटिव है। और लास्ट 10 ईयर्स में तो मुझे नहीं लगता 11% का CAGR किसी भी शहर में प्रॉपर्टी में बना है। आई थिंक देखिए ये सब्जेक्टिव है, बट लार्जली हाँ, अगर आप इंडेक्स लेवल पे देखें जो रिपोर्ट होता है, आई डोंट थिंक 11% जितना रिटर्न बना होगा। नहीं बना हुआ। 10% का CAGR नहीं बना। इतने CAGR जब हम लोग लेते हैं तो फिर वो ठीक है, किसी एक साल में हो सकता है कोविड के बाद अचानक से कहीं बढ़ गया, लेकिन उसके 10 साल पहले तो जीरो ही थे। तो CAGR 11% बड़ा डिफिकल्ट यहाँ पे दिख रहा है। एक चीज़ मुझे और समझिए, मेरे दिमाग में आता है, जब प्रतीक जी कॉस्ट जोड़ते हैं जिसको आप करें ये प्रॉपर्टी कॉस्ट, उसमें क्या रजिस्ट्रेशन वाले खर्चे भी जोड़ते हैं क्या? मान लीजिए आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, 7-8 लाख रुपए आपके लगे रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी में, वो उस कॉस्ट का पार्ट है कि नहीं है? स्टैम्प ड्यूटी उसका पार्ट नहीं बनता है, वो अलग रहता है। तो यार ये तो और नुकसान है। 5% तो हमारी कॉस्ट को आप मान ही नहीं रहे। प्रतीक कीर्तन जी, ये क्यों कर नहीं ऐसा करते? कीर्तन सॉरी आपका अगर ये स्टैम्प ड्यूटी कॉस्ट नहीं जोड़ते, मेट्रोस में 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टीज जो लोग ले रहे हैं, जिन्होंने 3 करोड़ का मकान लिया 5 साल पहले, तो उसमें 15-20 लाख तो उनके और जुड़ गए ना उसमें। सी आई थिंक ये डिस्कशन थोड़ा सा TDS, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब थोड़ा सा, क्योंकि ब्लैक पैसा बहुत यहाँ पर यूज होता है अनफॉर्चुनेटली, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब गवर्नमेंट भी काफी अंडरस्टैंड करती है, आई एम होपिंग सो। इसीलिए अगर आप देखिए ये करंट वाले में भी आप 50 लाख वाला जो TDS वाला सब्जेक्ट था, उसमें भी लोग पहले क्या करते थे, अगर आपने जॉइंट प्रॉपर्टी ली हुई है और 90 लाख की प्रॉपर्टी ली है, तो 2 लोग 45 लाख देकर उसको ऐसे दिखाते थे कि 50 लाख रुपया हुआ ही नहीं है, इसलिए वो 1% TDS नहीं भरते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब लूप होल्स को क्लोज तो ऑलरेडी कर दिया है, पर क्योंकि द गवर्नमेंट क्लियरली नोज कि ये सब होता है, मुझे ऐसा लग रहा है इन चीजों को बाहर रखा जाता है इससे। पर इसका आंसर वेरी ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है। हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी था कि ये 15-20 लाख जो कॉस्ट पड़ी। खैर एनीवे, आज के इस चर्चा का जो टेक अवे है वो मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ आपको कि अगर आपने प्रॉपर्टी ले रखी है बहुत पुराने समय से और आपको उसमें कम से कम, जैसे भी कैलकुलेशन बता रहे हैं कि 11.25% के CAGR से आपकी प्रॉपर्टी बढ़ी है, तब तो नए टैक्स रिजीम में आपको फ़ायदा, अदरवाइज़ आपको नुकसान होगा क्योंकि वो कैलकुलेशन में नहीं बैठेगा। एक दूसरा जो टैक्स रिजीम वाली बात है कि आप किस ब्रैकेट में रहेंगे, तो अगर आपकी आमदनी 15,75,000 से के आसपास है, उससे ज़्यादा है, और आप कम से कम 4,08,000 या 83,000 के ब्रैकेट तक सेव करते हैं, तो ही नई स्कीम में जाने का फ़ायदा है। लेकिन अगर आप बहुत सारे डिडक्शंस ले रहे हैं 80C के, 80D के या होम लोन वाले के इंटरेस्ट वाले, तो शायद आपके लिए पुरानी स्कीम अभी भी फ़ायदेमंद होगी। लेकिन अगले 6 महीने में वो कमेटी क्या रिकमेंड करती है, किस तरह से रजीम चेंज होती है, इस बात पे निर्भर करेगा। तो फिलहाल अगले बजट तक के लिए तो आप इस शो को देखिए और समझिए कि आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। फरवरी में क्या चेंजेस होंगे, इस पर हम लोग फिर से दोबारा बातचीत करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को समझाने के लिए कि उनकी जेब पर कितना असर पड़ने वाला है।